कहाँ गया हुआ था, उसको प्ले कर दो। ठीक है, चलो पढ़ते इधर देखो, ट्रांसफार्मर में ध्यान देते हैं। इसे कहते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जो जनरली हमारे घरों के आसपास यूज होता है वो यही है। ठीक है, जिस तरफ सोर्स लगा है वो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होता है, और जिस तरफ लोड होता है, हालांकि यहाँ लोड अभी नहीं लगा है, उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जिसके ऊपर वाइंड अप किया जाता है वो बनता है सॉफ्ट आयरन मटेरियल का। किसका बनता है? पूरी बात समझना, किसका बनता है? सॉफ्ट आयरन मटेरियल। सॉफ्ट आयरन मटेरियल का बनने का रीजन है ताकि इसकी परमेबिलिटी बहुत हाई हो। इसकी बहुत ज्यादा हो। इसकी, इस मटेरियल का जो परमेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा। ये एक स्टैटिक मशीन है। सबसे बड़ी बात, ये कैसी मशीन है डियर? स्टैटिक मशीन है। क्लियर? ट्रांसफार्मर के अंदर दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, या तो वोल्टेज बढ़ेगा या तो घटेगा। वोल्टेज बढ़ेगा तो इसे क्या कहते हैं? स्टेप अप। वोल्टेज घटेगा तो इसे क्या कहेंगे? स्टेप डाउन। बहुत सारे तरीके का होता है, तुम्हारे सिलेबस में जो है मैं उसी की बात कर रहा हूं। ये वोल्टेज बढ़ना और घटना यहां पे पॉसिबल है, करंट बढ़ना घटना पॉसिबल है, लेकिन ट्रांसफार्मर में पावर एंड फ्रीक्वेंसी ये दोनों हमेशा कांस्टेंट होते हैं, ये यहां कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ट्रांसफार्मर क्या इन दोनों को चेंज कर पाता है? तो नहीं कर पाता। बस हो गया। ट्रांसफार्मर बदलेगा क्या चीज? वोल्टेज और वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ा दिया तो स्टेप अप, वोल्टेज घटा दिया तो स्टेप डाउन। पूरी बात समझ। हमारे सिलेबस में टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। जिस तरफ जनरेटर लगा है, जिस तरफ सप्लाई लगी है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। क्या कहते हैं हम? और जिस तरफ हमारा घर है और जिस तरफ हम लोग चीजों को अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी वाइंडिंग। एक तरफ क्या है और दूसरी तरफ क्या है? सेकेंडरी। अब होगा क्या? आपने सोर्स से एक एसी सप्लाई दिया, सोर्स से क्या दिया है? तो यहां से कैसी करंट गई? एक एसी करंट गई। कैसी करंट गई? एसी करंट गई। किसके अंदर? वाइंडिंग के अंदर। वाइंडिंग पे कितना टर्न है बालक? N1। इस वाइंडिंग से बाहर ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन क्या निकलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या निकलेगा? अब ये जो बीच में है ये एयर है, अभी तो फिलहाल एयर है। अगर बड़ा ट्रांसफार्मर होगा तो वहां पे ऑयल यूज किया जाता है। ऑयल का दो पर्पस होता है, एक होता है कि दोनों वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट होने से बचाया जाए, और दूसरा पर्पस यह है ताकि जिसकी वजह से ये पूरा कोर गर्म होता है उस कोर को ठंडा रखा जाए। तो एज अ कूलेंट भी काम करता है। समझे? कौन? ये पूरा ट्रांसफार्मर जिसको ऑयल के अंदर क्या होता है? डिप करके रखते हैं। ठीक है, अगर छोटा ट्रांसफार्मर है तो उसमें ऑयल नहीं डालते, फिर वो एयर कूलिंग से ही ठंडा होता है। लेकिन अगर पावर ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा जो सब स्टेशन पे होता है, वहां पे देखना एग्जॉस्ट भी लगा रहेगा और उसे ऑयल के अंदर डिप भी करता है। ठीक है, तो उसको ठंडा करने के लिए अलग अलग प्रिकॉशंस लेते हैं, क्योंकि वहां पे जो सप्लाई का वैल्यू है वो कितना? 11,000 वोल्ट से ऊपर की बात है। समझे? तो हमारे घरों के आसपास जो लगे वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो हुआ क्या? हमने ये ट्रांसफार्मर लिया। इस ट्रांसफार्मर के अंदर दो तीन चीजें हमें समझनी है। एक तो पावर और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कांस्टेंट, ये नहीं बढ़ेगी। दूसरा क्या है? ये बढ़ाएगा और घटाएगा किसे? वोल्टेज को और करंट को। वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट को क्या कर देगा? कम। और वोल्टेज को कम करेगा तो करंट को क्या कर देगा? ताकि पावर क्या रहे? कांस्टेंट। पावर को हमेशा क्या रखने से। दूसरा, हमने ये जो कोर लिया है इसे पूरा कोर कहते हैं, जिसके ऊपर हमने हमेशा वाइंड अप किया है। ठीक है, ये कोर बनता है सॉफ्ट आयरन मटेरियल का। फिर से सुनिएगा, किसका? सॉफ्ट आयरन मटेरियल का। रीजन इज व्हाट? ताकि उससे जो पास होने वाला फ्लक्स है वो इजिली पास हो जाए, उसको कोई रिलक्टेंस ऑफर ना हो। उसको क्या ऑफर हो? सिर्फ
परमियंस, क्या ऑफर हो, दो की क्या करेगा, उसको पास करने की परमिशन दे देगा। क्लियर है पूरी बात। अब हुआ क्या, मान लिया हमने यहां पे सप्लाई दी, तो ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन इसमें से क्या निकला, फ्लक्स। अब फ्लक्स को दो रास्ते मिलेंगे स्प्रेड करने के लिए, एक तो ये रास्ता है, क्लियर, और एक ये सीधे सीधे जाना चाह रहा है। जब ये सीधे सीधे जाएगा तो ये इसको बीच में मिलेगा क्या, जिसकी परमेबिलिटी बहुत गंदी है, कितनी है, 4 पाई 10 का पावर -7, और वो बहुत छोटा है। तो मतलब ये परमेबिलिटी इसकी बहुत डाउन है, और इसकी परमेबिलिटी द समथिंग इज अंडर द इंटीजर, कुछ इंटीजर के टर्म में, तो मतलब इसके कंपैरिजन में इसकी परमेबिलिटी क्या है, ज्यादा। तो जब ये फ्लक्स यहां से निकला, फ्लक्स निकलने से पहले हुआ क्या, क्या हुआ, सुनना ध्यान से। आपने सोर्स पे ईएमएफ दिया कितना, ई बराबर ईएम साइन ओमेगा टी, कितना दिया आपने, ई बराबर, इसकी वजह से यहां पे करंट असेंबल हुआ, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, ऐसी छोटी मोटी बात नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे। अभी फिलहाल जो हम आपसे बता रहे हैं क्या क्या होगा, आई एम इज अ मैक्सिमम करंट, साइन ओमेगा टी के टर्म में क्या, करंट क्या घूमा किसमें, नंबर ऑफ टर्न, किसमें घूमा, जब नंबर ऑफ टर्न में ये घूमा, तो नंबर ऑफ टर्न के एग्जिस्टेंस की वजह से, इस करंट के घूमने की वजह से यहां पे आएगा क्या, एमएमएफ, क्या आएगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये क्या क्रिएट करेगा, एक N1 यहां पे टर्न था, इसमें करंट क्या, कितना गया, आई, तो क्या क्रिएट करेगा। अभी मैं उस तरफ की बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ बात इधर की कर रहा, प्राइमरी साइड, इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा नमन साहब, फ्लक्स। इतनी बात तो हो गई, इतनी तो तुमने ईएमआई में पढ़ी है। अब ये फ्लक्स फ्लो करेगा, शुरू करेगा, और फ्लक्स फ्लो उसी रास्ते करेगा जिस रास्ते की परमेबिलिटी क्या हो, बहुत ज्यादा, और वो रास्ता कौन सा है, सॉफ्ट आयरन मटेरियल। जबकि इस रास्ते की परमेबिलिटी बहुत कम है, यहां से सीधे सीधे जा सकता था, लेकिन यहां की परमेबिलिटी क्या है, बहुत, और बहुत कम होने की वजह से, ये कौन सा टाइम है उसकी, परमेबिलिटी बहुत कम होने की वजह से क्या होगा, इस रास्ते नहीं जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ द फ्लक्स क्या करेगा, कुछ पार्ट ऑफ द फ्लक्स क्या करेगा, निकल जाएगा। जो पार्ट ऑफ द फ्लक्स निकलेगा, वो पार्ट ऑफ द फ्लक्स क्या होता है, लीकेज फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स होता है, और जो फ्लक्स इस रास्ते जाता है उस कौन सा फ्लक्स होता है, लिंकेज फ्लक्स। ध्यान सुनिएगा, एक ने क्या करा, लीक किया, तो वो किसके जरिए जाना चाह रहा है, एयर या ऑयल के जरिए, और एक किसके जरिए गुजर रहा है, तो वो लिंक कर रहा है। फ्लक्स का लिंक होना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, और फ्लक्स का यहां से निकलना क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्शन। दोनों बातें, वाइंडिंग पे अगर बात है तो सेल्फ, वहां से निकल के दूसरी वाइंडिंग पे बात हो तो वहां जाके क्या करा, लिंक किया। अब सुनिएगा ध्यान से, सप्लाई आपने कैसी दे रखी थी, करंट कैसी है, एमएमएफ कैसा है, एसी, तो फ्लक्स भी कैसा होगा, बात समझ आए, फ्लक्स भी कैसा होगा। तो यहां से निकला बाहर, यहां से बाहर निकला फ्लक्स, एक डॉट, यहां पे फ्लक्स अंदर गया, एक डॉट, लेकिन कैसा फ्लक्स है, एसी है, तो जब वहां गया तो क्या किया, इंटरसेप्ट। ये तो बात समझ आई, क्या किया वहां पे,
फिर बाकी कौन वहां पे काम करना शुरू कर देगा? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब ये फ्लक्स यहां पे इस कंडक्टर को कट करेगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा आगे का खेल, जब ये फ्लक्स इस कंडक्टर को कट करेगा तो इसमें स्टेब्लिश क्या होगा? ईएमएफ। क्या स्टेब्लिश होगा? जिसकी वैल्यू कितनी होगी? एन डी फाई बाई डी टी। कितनी बात क्लियर है? अगर ये मोटर है तो मोटर में कंडक्टर क्या कर रहा है? फ्लक्स को कट कर रहा, और यहां फ्लक्स ही इसे कट कर रहा, कंडक्टर को। कट कौन हो रहा है? फ्लक्स। कर कौन रहा है? कंडक्टर। इधर इट विल बी स्टेशनरी और इट विल बी मूविंग। इन दोनों केस में कट कौन हो रहा है? फ्लक्स। और कर कौन रहा है? अगर कंडक्टर स्टैटिक है तो फ्लक्स कैसा रहेगा? मूविंग। कैसे रहेगा? अगर फ्लक्स मूविंग है और कंडक्टर स्टेशनरी है तो जो मशीन है उसका नाम क्या है? स्टैटिक मशीन। और ऐसी मशीन एक ही है, कौन सा? ट्रांसफार्मर। अब ये फ्लक्स जाके यहां कंडक्टर को लिंक करके काटा। जब ये काटा तो यहां पे लॉ कौन सा आया? लॉ ऑफ फैराडे विद लेंज। फैराडे आए किसके लॉ के हिसाब से? अब जब ये कट किया होगा तो यहां पे स्टैब्लिश क्या हुआ? ईएमएफ। जोर से बोलो, क्या ये क्या स्टैब्लिश हुआ? ईएमएफ स्टैब्लिश हुआ। अब बात उसके बाद शुरू ट्रांसफार्मर की। अभी तक आपने जो पढ़ा सब कुछ पढ़ा हुआ है ईएमआई में। क्या क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? ईएमएफ सोर्स का। किसका ईएमएफ? सोर्स का। फिर सोर्स की करंट, फिर सोर्स का एमएमएफ। सोर्स का किस तरफ गया? रास्ता कौन सा फॉलो किया? हाईली परमिएबल। जाके किया और जाके किया गया कट। किसे? यहां पे कौन सा लॉ लगा? फैराडे। और ध्यान से सुनिएगा कहानी क्या है। फैराडे के लॉ से यहां पे बनेगा क्या? ईएमएफ। ये तो बनेगा। और उस ईएमएफ की वजह से बनेगा क्या? करंट। क्या बनेगा? करंट फ्लो होने के लिए सर्किट क्लोज होना पड़ेगा, जबकि सर्किट क्या है यहां पे? ओपन। सर्किट यहां पे क्या है? अगर सर्किट ओपन है तो क्या करंट फ्लो करेगा? और जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो बाकी हिस्से बात के बात होंगे। क्या एमएमएफ आएगा? क्या फ्लक्स आएगा? क्या अपोज कर पाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं नो लोड कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या कहते इसे? बस। तो यहां पे हुआ क्या क्या? यहां पे जो जो चीजें हुई वो सुनना ध्यान से। ट्रांसफार्मर समझना है। ट्रांसफार्मर आपको इतना इजीली नहीं समझ आएगा। फिर से मैं कह रहा हूं, दिमाग थोड़ा तुम्हें लगाना पड़ेगा, सेटल डाउन करना पड़ेगा। एक तुम्हारी किताबों में ना वो डायरेक्ट लिख दिया है, तो डायरेक्ट में काम तो चलेगा नहीं। पूरी बात ध्यान से समझिएगा। यहां से कौन चला? ईएमएफ की वजह से कौन चला? करंट। कौन सा करंट? एसी। और इस करंट ने यहां जाके टर्न किया, टर्न करा N1 में, बना गया एमएमएफ, निकला क्या? फ्लक्स। पहुंचा वहां, किया क्या? कट। बना क्या? ईएमएफ। लॉ कौन सा लगा? फैराडे और लेंज। उसके बाद जब सर्किट में करंट आने की बात आई तो सर्किट ही क्या थी? ओपन। करंट की वैल्यू कितनी हो गई? तो एमएमएफ और फ्लक्स सबकी वैल्यू क्या होगी? प्रॉब्लम यहां से शुरू होगी। जब ये आई आया होगा तो ये कहां घुमा होगा? टर्न। और टर्न लपेटा किस पे गया है? तो सॉफ्ट आयरन गर्म हुआ होगा। गर्म होने का मतलब हीट आई होगी, और हीट सिर्फ रजिस्टर में आता है। किसमें आता है? क्या इंडक्टर और कैपेसिटिव एलिमेंट इसका काम कर पाएगा? तो ये जो करंट है ना, ये करंट इनपुट से जो गई है करंट, इस करंट के दो पार्ट होंगे। एक वो पार्ट
जो इसके अंदर लॉस को एस्टैब्लिश करेगा, और एक वो पार्ट जो इससे फ्लक्स बाहर निकालेगा। दोनों बातें ध्यान सुनिएगा। जो इनपुट से करंट आई है ये दो हिस्से ले आएगा, एक जो इस कोर के अंदर क्या ले आएगा, लॉस, और एक जो इस वाइंडिंग से क्या करेगा, फ्लक्स निकालेगा। और फ्लक्स निकालने का काम रेजिस्टर का तो है नहीं, कैपेसिटर का है नहीं, है किसका, इंडक्टर का। किसका काम है? तो अगर मैं इंडक्टर के फ्लक्स की बात करूं, इंडक्टर की करंट ही तो होगी वो करंट जो इसका पार्ट है, आई का जो पार्ट है, आई का वो पार्ट जो फ्लक्स निकालता है उसे कहते हैं आई एम। ये वाला आई एम नहीं, ये आई एम इज मैक्स है। ये आई एम जो है इसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। नो लोड करंट, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। इसका काम क्या है, एस्टैब्लिश द फ्लक्स। क्या एस्टैब्लिश करना है, कहां पे, कोर में। क्लियर है? और इसी का एक कंपोनेंट और है जिसका नाम है आईसी। क्या नाम है इसका, ये कौन सा कंपोनेंट भैया, कोर लॉस कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है, जोर से बोलो, कौन सा कंपोनेंट। ये कहां एस्टेब्लिश करना है, कोर में। ये कहां एस्टेब्लिश करना है। तो अगर मैं आपसे कहूं तो ये कौन सा कंपोनेंट है, ये रेजिस्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, इंडक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट है। तो ये अपने वोल्टेज से क्या करेगा, लैग करेगा 90 डिग्री। अरे बोलो हाँ है ना। और ये अपने वोल्टेज के साथ क्या रहेगा, साथ साथ रहेगा। पूरी बात क्लियर। इन दोनों का फेजर कॉम्बिनेशन कौन है, आई। बस समझे, इन दोनों का फेजर कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो मैं फेजर बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है सभी को। इस वाइंडिंग और उस वाइंडिंग में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, फ्लक्स। कौन सा कॉमन है, कॉमन क्वांटिटी मैंने यहां बना ली। इस फ्लक्स को निकाला कौन था, कौन निकाला था, आई एम। किसने निकाला था डियर, आई एम। आई एम अपने वोल्टेज से क्या करेगा, लैग करेगा, लीड करेगा, लैग करेगा। क्या करेगा, क्योंकि ये कौन सा कंपोनेंट है, इंडक्टिव कंपोनेंट। तो इसका अपना वोल्टेज कितना है भैया, E1 कितना है, और E1 के साथ कौन मौजूद है, IC। कौन मौजूद है, IC और IM का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन है, I। और इस I को हम कहते हैं I नॉट। क्या कहते हैं हम, ये किधर से गया, सोर्स की तरफ से। किधर से गया। अब E1 का करंट है I नॉट, आई नॉट का पार्ट है आई एम। आई एम की वजह से निकला क्या, फ्लक्स। फ्लक्स जाके कट कहां करा, सेकेंड वाइंडिंग पे, सेकेंडरी वाइंडिंग पे। जब वहां कट किया तो वहां क्या बना, E2। क्या बना, और वो E2 जो है स्ट्रिक्टली किसे फॉलो करेगा, लेंथ के हिसाब से E2 E1 को क्या करेगा, अपोज। तो जब वो अपोज करेगा तो E1 अगर ऊपर है तो E2 किधर होगा, कितना होगा अभी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन होगा किधर, इधर होगा। अब E2 की करंट है क्या, क्योंकि सोर्स क्या है, वहां पे लोड क्या है, अवेलेबल ही नहीं। यस, बंद कर दो इसे, लिखो ऑन लोड कंडीशन, नो लोड। NL मतलब है नो लोड।
ठीक है, अब ऑन लोड पे बात कर लेते हैं, लोड लगा देते हैं और लोड नॉर्मल सा लगाएंगे जो हमारे सिलेबस में रेजिस्टिव एलिमेंट। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, हमने सिंपल एक रेजिस्टिव लोड लगाया हुआ है। अब देखिए यहां पे ध्यान से, ठीक है, और यहां पे जो करंट की असेंबलिंग है वैसी ही करंट है जैसे आपने पीछे किया। ठीक, तो यहां पे भी करंट आएगा, ये प्लस माइनस वी आउट। तो ये हमारा लोड साइड है, और ये हमारा सोर्स साइड है। एक कैसा भैया लोड साइड और दूसरी तरफ क्या है, तो आपने यूज करा और फिर से वही कहानी। अब ये क्या लोड कंडीशन, ये फिर से एयर है तो यहां लीकेज होना पॉसिबल है, उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑयल और ये सब चीजें, नॉर्मल ऑयल नहीं होता वो इंसुलेटेड ही वो ऑयल होता है। तो आपने यहां से फिर से इंसर्ट क्या किया था, सबसे पहले यहां पे क्या इंसर्ट किया था, आई नॉट। क्या इंसर्ट किया था, आई नॉट के कितने पार्ट थे, दो पार्ट थे, कौन कौन से, आई एम और आई एम का क्या काम था, फ्लक्स को स्टेबलाइज करना, ठीक है, और आईसी का काम क्या था, कोर लॉस कराना। और ट्रांसफार्मर चाहे किसी भी सप्लाई पे चले, कोर लॉस हमेशा फिक्स रहता है, ये नहीं बदलता, जितना ये लोहा गर्म हो सके। हाँ समझे, ये जो ऑयल इसमें सॉफ्ट आयरन मटेरियल लगा है, ये एक लेवल तक ही गर्म हो पाएगा, इससे ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगा। बस समझे नहीं समझे, तो ये है आईसी, कोर लॉस कंपोनेंट, आईएम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ये दोनों किसका कंपोनेंट है, आई नॉट किसने सप्लाई की थी, सोर्स। आईएम की वजह से निकला हुआ फाई जाके लिंक किससे कर गया, सेकेंडरी वाइंडिंग से। किससे लिंक कर गया, और जब वो सेकेंडरी से लिंक किया तो सेकेंडरी में क्या आया, E2। क्या आया, ये हुआ इंड्यूस्ड। और किस इंडक्शन से, म्यूचुअल या सेल्फ, क्योंकि फ्लक्स इसका था, लिंक यहां किया, ये E2 आया। और इस E2 की जो वैल्यू आई वो आई कितनी भैया, N2 d5 ठीक है। और यहां पे जो E1 है उसकी वैल्यू कितनी है, N1 d5। प्रॉब्लम शुरू। अभी तक सब कुछ बहुत आसान था। आसान किस मैनर में है आप समझिएगा ध्यान से। ये क्या था, फाई, फाई के साथ क्या था, क्या था,
आई एम और आई एम से आगे कौन था? E2 E1 लोड साइड का वोल्टेज। E1 के साथ कौन मौजूद है? IC कौन सा कंपोनेंट, और उसके बाद कौन था? E2। E2 किसके अपोजिट मौजूद है? किसके अपोजिट मौजूद है? E1 के अपोजिट। ये कौन कह रहा है? E2 होगा। ये बात किसने कही? फेराडे ने। होगा किधर? ये बात किसने कही? लेंज ने। ये बात किसने कही? IC जो है E1 के साथ है। ये क्यों है? क्योंकि ये रेजिस्टिव कंपोनेंट है। और IM E1 से पीछे कौन सा कंपोनेंट? इंडक्टिव कंपोनेंट। आपने पढ़ा इंडक्टर की करंट क्या करती? लैग करती। और इन दोनों का जो फेजर है, वो फेजर का जो सम है वो कौन है? I नॉट। ये तब सप्लाई किया गया था जब हमारा सप्लाई किस पे था? पूरे ट्रांसफार्मर किस पे था? नो लोड पे। अब लोड में क्या हुआ ये सुनिएगा ध्यान से, बड़ी जबरदस्त चीज है। लोड मतलब हमारे घर कनेक्ट कर दिए गए ट्रांसफार्मर से। अब घरों में क्या क्या होता है? एसी, कूलर, फ्रीज, सब कुछ होता है। तो वहां इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रजिस्टर भी है। मैंने ऐसा घर लिया जहां सिर्फ और सिर्फ क्या है? रजिस्टर, सिर्फ बल्ब लगे हैं और कुछ नहीं लगा। तो सिर्फ बल्ब लगे हैं, ना तो कोई इंडक्टिव वहां एलिमेंट है, ना वहां कोई कैपेसिटिव एलिमेंट है, ओनली द रेजिस्टिव एलिमेंट। इसका मतलब सर्किट क्लोज है। और सर्किट क्लोज होने का मतलब यहां पे कौन निकला? I2 अभी तक नहीं था लेकिन अब आ गया। I2 है और N2 की मौजूदगी है, इसी में तो घूम रहा है। तो N2 I2 के साथ मिला के क्या बना देगा? Phi2। ये बनाएगा ना। और लेंज के हिसाब से जो ये फाई यहां स्टैब्लिश था, उसको ये Phi2 काटने के लिए दौड़ेगा। रास्ता वही है। और 180 डिग्री अपोजिट। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन यहां बड़ी जबरदस्त है। ये जो I2 यहां आया है, ये किसकी वजह से आया? लोड कनेक्शन की वजह से। और I2 घूमेगा किसमें? N2 में। और N2 के साथ I2 मिलके क्या बनाएगा? Phi2। ये Phi2 Phi को क्या करेगा? अगर कैंसिल कर दिया तो यहां पे कौन आके फिर से इंड्यूस करेगा? इसने तो सुसाइड कर लिया। नहीं, अब फंस गया ना मामला। नहीं समझे बात? अगर I2 की वजह से N2 I2 है, N2 IT की वजह से क्या है? और ये Phi2 काट कौन रहा? किसको काट रहा? Phi को। और Phi किसका था? I नॉट के IM का। फिर से सुनिएगा, किसका था? I नॉट के IM का। फिर सुनिएगा, Phi2 जो है, Phi1 जो है, वो IC का है ही नहीं, I नॉट का है ही नहीं। वो है किसका? IM का। है किसका? पूरी ध्यान समझिएगा, IM ही स्टैब्लिश किया था। अगर ये I2 का Phi IM के Phi को काटेगा तो सर्किट में कुछ बचा ही नहीं। और जब बचा ही नहीं तो d5/dt की वैल्यू कितनी हो गई? 0। मतलब E2 ही नहीं आ रहा। ट्रांसफार्मर इतना आपने बनाया, सब खराब। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अब बड़े ध्यान सुनिएगा, जैसे ये I2 आया, I2 ने क्रिएट क्या किया? N2 I2। N2 I2 की वजह से कौन है? Phi2। Phi2 काटने की से दौड़ा Phi को। उस Phi को बचाने के लिए इनपुट से एक करंट इसी के अगेंस्ट भेज दिया जाए। फिर से सुनिएगा, इस I2 ने क्या बनाया था? N2 I2। और इस N2 I2 ने क्या बनाया था? जो किसे काटने के लिए दौड़ा था? जोर से बोलो, किसको काटा था? उसको बचाना है। तो अगर हम किसी तरीके से एक MMF
इस तरफ एन आई एक एमएमएफ इस तरफ इसके बराबर का भेज दे, और एकदम इसी के अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट और इसी के बराबर मैं क्या करंट नहीं भेज रहा हूं, क्या भेज रहा हूं, एमएमएफ। क्या भेज रहा हूं, यही एमएमएफ इसके एग्जैक्ट बराबर भेज दिया जाए तो ये जो इसका फ्लक्स है उसको काट देगा। पूरी बात नहीं समझ आई, पूरी बात नहीं समझ आई। क्या क्वेश्चन है, हमें बचाना किसे है, और फाई को काट कौन रहा, जिसको किसने भेजा था। अगर इसी N2I2 के अगेंस्ट मैं यहां पे एक एमएमएफ क्रिएट कर दूं किसी तरीके से, तो इसका जो एमएमएफ है ये एक ऐसा फ्लक्स निकालेगा जो इसके फ्लक्स को काट देगा, तो ये वाला बच गया, वो अपना काम करता रहेगा। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ आया, पूरी गेम समझ आ रही, क्या कह रहा है ये जो साहब है, ये साहब ये किसको लेके चल रहे, फाई2 को, और इसे फाई2 का जो ओवरकम करना है ये फाई को काटेगा। ये लेंज क्या रखे, लेंज के हिसाब से लेंज का लॉ खराब तो है नहीं, एक तो एग्जैक्ट है। अगर मैं इस फाई2 के इफेक्ट को काउंटेबल होने ही ना दूं, इधर से एक एमएमएफ इस्टेब्लिश कर दूं, नाम होगा N1I2 डैश। I2 डैश किधर से डाला गया, I2 डैश जो करंट डाली गई वो किधर से डाली गई, सोर्स से या लोड से, लोड को देखते हुए सोर्स से। फिर से सुनिएगा, किसको देखते हुए, लोड का कैरेक्टर देखते हुए हमने किधर से डाला, और लोड के करंट के एग्जैक्ट अपोजिट, एकदम 180 डिग्री उल्टा। फिर से सुनिएगा पूरी गेम, पूरी गेम मैं आपको एक लाइन में समझा रहा हूं। आई नॉट के दो पार्ट कौन कौन से, आई एम और आई एम का काम क्या था, फाई ले आना, फाई का काम क्या था वहां पे, E2 लाना, E2 की वजह से कौन आया, I2 आया, I2 की वजह से कौन आया, N2I2 आया, और N2I2 की वजह से कौन आया, फाई2। वो फाई2 जो फाई आया था उसे क्या करेगा, और काटने नहीं देना है, बचा रखना है उसे। तो हमने क्या किया, जब वो I2 काटने के लिए दौड़ा, वो कैरेक्टर ऑफ लेंज है, जब वो काटने के लिए दौड़ा तो हमने इधर ही से करंट और डाल दी। लेकिन जो करंट इधर से एक्स्ट्रा डाली, क्या वो IM को देख के डाली, क्या IC को देख के डाली, क्या I0 को देख के डाली, हमने किसको देखा, I2 को। किसको देखा, I2 से कितना उल्टा, 180 डिग्री एग्जैक्ट उल्टा। और इतनी वैल्यू उस करंट की होनी चाहिए कि उस करंट की वजह से आने वाला एमएमएफ N2I2 के आने वाले एमएमएफ के क्या हो, बराबर। क्या हो, अगर वो बराबर ना हुआ वो फाई2 फाई को डिस्टर्ब करेगा। बात समझ आई, बात समझ आई, पूरी बात समझ आई। क्या I0 का कोई रोल रहा वहां पे, क्या I0 का कोई रोल रहा, अरे बोलो हाँ है ना। इस पूरे कैरेक्टर में किसका रोल है, लोड का। पूरी बात समझना, जो I2 डैश डाला गया वो किधर से डाला गया, इस तरफ से या इस तरफ से, सोर्स से। तो I0 के साथ ही डाला जाएगा या I0 से डिफरेंस पे डाला जाएगा, नहीं, गलत है यहीं पे। I2 डैश जो डाला गया वो I2 को देख के डाला गया। I0 से कोई गेम है ही नहीं। तो अब मुझे बताओ, अगर हमने I2 को देखा, I2 को, तो I2 किस में फ्लो कर रहा, तो I2 किसके साथ हो लिया, E2 के साथ। I2 डैश किस तरफ डालोगे, इधर 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 इधर, किधर डालोगे, I2 डैश को सोर्स की तरफ से आप डाल रहे हो, और जोर से बोलो किधर से डाल रहे हो, सोर्स की तरफ से ना। तो सोर्स किधर बैठा है, ऊपर। तो I2 डैश को हम किधर से डालेंगे, 2 I2, 180 डिग्री अपोजिट टू। ये किसकी तरफ से, लोड की तरफ से या सोर्स की तरफ से, अच्छा बोलो किसकी तरफ से। सो सोर्स की तरफ से कितनी करंट हो गई, दो। कौन कौन सी, और I2 डैश किस लिए डाला गया, ताकि लोड का जो इफेक्ट हो उसे
सोर्स से काउंट करके खत्म कर दे, ताकि जो एक करंट IM था, जो किसका पार्ट था, I नॉट का, उसका फ्लक्स लगातार काम करता रहे। अरे बोलो हाँ है ना। तो जो ये I2 डैश होगा, I2 डैश, ये किस तरफ का करंट, इनपुट या आउटपुट, इनपुट का करंट है, आउटपुट का, इनपुट का करंट है। किसका करंट है? तो अगर मैं कहूंगा यहां पे, अब बताओ, अगर ये I1 दिया, I1 ध्यान से सुनिएगा, कितना दिया, तो I1 बराबर क्या होगा, I नॉट प्लस I2 डैश विद फेजर। ध्यान सुनिएगा, I नॉट तो प्राइमरी असेंबली है, I2 डैश क्या है, वो करंट जो किसे देख के डाला गया, जोर से देखो, किसको देख के डाला गया, लोड करंट को। किसको देख के डाला गया, पूरी बात समझ आई, किसी करंट को देख के डाला गया, और इस तरीके से डाला गया कि लोड करंट का जो MMF बनेगा, उस MMF के इफेक्ट को इसका MMF क्या करे, कैंसिल कर दे, ताकि इसके फ्लक्स को इसका फ्लक्स ओवरकम कर दे। जो बच गया वो फ्लक्स कितना है, कितना है, 5। पूरी बात ध्यान से समझ आई, नहीं समझ आई? तो मुझे बताओ, इनपुट से कितनी करंट गई, इनपुट से कितनी करंट गई, 2 करंट। कौन कौन सी, I नॉट और I2 डैश क्यों डाली गई थी, ताकि I2 के इफेक्ट को क्या करे, ये तो इफेक्ट कैंसिल था, दूसरा उसका जो MMF आए वो आउटपुट के MMF के क्या हो, बराबर। पूरी बात समझे? अब सुनिएगा ध्यान से, अब ट्रांसफार्मर की एनालिसिस स्टार्ट। अभी तक तो सब थ्योरेटिकली था, अब कहानी है कि जो I2 डैश है वो कहां से आई थी, इनपुट से। कहां से, I2 डैश की वैल्यू I नॉट से 70 से 80 गुना बड़ी होती है। तो सुनिएगा, क्लियर है बात, I2 डैश की वैल्यू I नॉट से 70 से 80 गुना बड़ी होती है। ये क्वेश्चन है मेंस का, बस समझे, क्लियर है। दूसरा, I1 को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं किसके, I2 डैश के। I नॉट जो है इग्नोरेबल होता है, बट होता जरूरी है। अगर ये है ही नहीं तो ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा। पूरी बात समझ आए, पूरी बात नहीं समझ आए? तो ये जो खेल है, I2 जो है, I2 डैश, वो किसके बराबर है, I1 के बराबर है। तुम्हारी किताबों में लिख देता है N2/N1 बराबर I1/I2, वो गलत लिखा है, वो पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है। 99% किताबों में पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है। अब इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा ये खेल क्या है, बस समझना ध्यान से। तो कहानी क्या है, I1 बराबर I2 डैश, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। बात समझा नहीं समझा, समझा नहीं समझा? तो अब कहानी सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं कहूं, अगर मैं आपसे कहूं N1 I2 डैश बराबर N2 I2, ये सही है गलत है, ये सही है गलत है, अरे बोलो हाँ है ना, ये सही है गलत। तो अगर मैं आपसे कहूं N2/N1 बराबर, तो क्या लिखेंगे, I2 डैश बाई, या मैं इसे अप्रोक्स इक्वल टू लिख दूं I1 बाई, ऐसा लिख सकता हूं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पार्ट 1। नाउ अगर मैंने कहा E1 बराबर है 4.445 N1, कोई दिक्कत? इंड्यूस्ड ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू यही है ना। और E2 बराबर कितना है भैया, 4.445 N2। E2/E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E2/E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और E2/E1 की वैल्यू कितनी है, N2/N1, और N2/N1 की वैल्यू कितनी है, I1/। ये जो है आपका कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, पूरा कॉम्बिनेशन। तो आप क्या लिख सकते हो, बराबर E2/। अब सुनिएगा ध्यान से, दो चीजें, अगर N2 बड़ा है तो E2 बड़ा होगा,
तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर N2 छोटा है किससे, N1 से, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 के बड़ा होने से ही वोल्टेज क्या हो जाएगा, बड़ा। उसे कहते हैं स्टेप अप। एक 220 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक ले जाना है तो तुम्हें N2 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, ठीक है बात, क्लियर है। और 220 वोल्ट को लेके आना 2 वोल्ट पे, तो N2 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम। तो उसे क्या कहेंगे, स्टेप डाउन। दिस इज योर ट्रांसफर। हो गया।